गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश एरर्स एंड रूल्स के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसे कि ये काफ़ी एग्जामिनेशंस के लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं जहां जहां आपको एरर डिटेक्शन एंड फाइंडिंग में आपको काफ़ी यूज़फुल होगा, या क्लास टेस्ट में भी आपको यूज़फुल होगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं और क्या क्या रूल्स इसमें बैठता है। रिगार्डलेस ऑफ योर टीचिंग मेथड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कॉन्वर्जेशन क्लास शुड बी फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस स्पीकिंग वर्ड्स। यहाँ पे जो भी दिया गया है याद रखिएगा, यहाँ पे जो प्रैक्टिस है, एक PRACTIC जहाँ आ जाता है वहाँ पे नाउन होता है, S जहाँ आ जाता है वर्ब होता है। सो आपको जो भी सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में आपको चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे कोई भी टेंस में हो, चाहे एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब यूज़ किया हो, कुछ भी आपको पकड़ना होगा। रिगार्डलेस ऑफ योर टीचिंग मेथड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कन्वर्सेशन क्लास शुड बी फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस, मतलब उसको आपको प्रैक्टिस हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब उसको आपको हर दिन आपको करना पड़ेगा। सो उसको बोलते हैं प्रैक्टिस स्पीकिंग वर्ड्स, यही कहना चाह रहा है। सो यहाँ पे CE जो है नाउन है, SC जो है वर्ब है। ये आपको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आपको अलग अलग कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एडवाइस। सो एडवाइस करना, किसी को बताना, एडवाइस यानी डेली उसका काम ही एडवाइस करना, सबको बताना ही है। तो वो चीज़ मोटिवेटर होता है, उसका काम क्या है? मोटिवेट करना, वो एडवाइस करता है, SC करता है, CE नहीं। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। इसमें क्या है, आपको कुछ भी, जैसे कि इसमें पर्सनल दिया गया है, आर्मी पर्सनल, W एक पर्सनल होता है दिल पे ले लिया, एक होता है पर्सनल PRSONNEL, मतलब इंडिविजुअल्स। सो इस तरह का आपको कंफ्यूज कर सकता है। सो देखिएगा क्या क्या सवाल आगे दिए गए हैं। दिस 75 आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अभी हो गया स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में, आपको आइडेंटिफाई करना था, वो एक चीज़ है। अभी अगला देखते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कज़िन सिस्टर्स दिया गया है। आप जानते हैं कोई भी रिलेशन जो होते हैं, आप कज़िन सिस्टर्स या कज़िन ब्रदर्स नहीं कह सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप कज़िन कहते हो वो काफ़ी है, कज़िन सिस्टर्स जो है वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, यानी वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं, आप ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो सुपरफ्लुअस ना होने के लिए आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कज़िन। यहाँ बहुत ज़रूरी है, कज़िन ज़रूरी है, ठीक है। सो कज़िन काफ़ी है, सिस्टर्स की लिखने की ज़रूरत नहीं, कज़िन ब्रदर्स हो या कज़िन सिस्टर्स हो, नहीं लिखना है। यही आपको सवाल आते रहते हैं, इनको आप छोड़ने का नहीं। सो यहाँ पे निकाल दो बस। अगर यहाँ दिया गया, गलती किस में है? C ऑप्शन में गलती है। अगर गलती नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नो एरर कर दीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी रहेगा। सो बाकी आप लोग एक बार तो देख लीजिए, आपको कुछ नहीं जाता, देखने में क्या जा रहा है, उसमें हर चीज़ आपको, हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। द वैली इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स ऑल द ईयर अराउंड। जो भी वैली है वो फुल ऑफ फ्लावर्स है, ऑल द ईयर अराउंड लिखा है, ये गलत है। अराउंड अलग चीज़ होता है, जैसे कि अर्थ मूव्स अराउंड द बॉडी ऑफ द सन। सो यहाँ पे अर्थ क्या कर रही है? वो घूम रही है, किसकी चारों ओर? अराउंड द सन, वहाँ ये यूज़ किया जाता है। अब द वैली इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स ऑल द ईयर राउंड, यानी जो भी साल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अराउंड का मतलब वो है, ऑल द राउंड द क्लॉक कहते हैं, अराउंड द क्लॉक थोड़ी ना कहते हैं। राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे काम करना, राउंड यानी थोड़ी बोलते हैं अराउंड द क्लॉक, नहीं, राउंड द क्लॉक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ना आप कहीं लिख लेना, एक एक पॉइंट को लिख लेना, ताकि आपको बहुत ही फ़ायदा हो, क्योंकि यही चीज़ें, इसी पे आपको काफ़ी सवाल मिलेंगे। ये जो रूल्स अगर आपने सीख गया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ना कोई आपको रोक पाएगा एरर डिटेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो अप टू ग्रेजुएशन लेवल। ये सेशंस काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए काम आएगा, इनको छोड़ने का नहीं। The government decided to stop all sales of
डायमंड अब्रॉड बिकॉज ऑफ द रिसेंटली पास्ड रेजोल्यूशन। यहाँ पे जो दिया गया है देखिएगा कैसे इसको दिया गया है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल्स ऑफ डायमंड्स। ये थोड़ी ना सेल्स ऑफ डायमंड नेगेटिव, सेल्स ऑफ डायमंड्स, कोई भी जहाँ ऑफ आ रहा है ना, सेल्स ऑफ डायमंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इट्स एक टर्मिनोलॉजी होता है अंग्रेज़ी का, कभी भी सेल्स ऑफ डायमंड्स ही होता है, सेल्स ऑफ नहीं होता। ये आप लोगों को याद रखनी है। सो ये एक होता है सेल इज़ ए नाउन, सेल्स ऑफ डायमंड। एज यू कैन सी जो सेल है बेचना, वो एक नाउन है, वो सेल्स ऑफ डायमंड एक नाउन की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगला जो है द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर लिखा है। अब बेवकूफ़ थोड़ी है यार, एस्ट्रोनॉमर थोड़ी ना यहाँ पे प्रेडिक्ट करता है क्या होने वाला है। एस्ट्रोनॉमर वो इंसान है जो आसमान में घूमता है, जैसे कि सुनीता विलियम्स हो गई। एस्ट्रोलॉगर होना चाहिए। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे टर्मिनोलॉजी की पूरी धज्जियाँ उड़ जा रहा है। अगर आप लोगों को एस्ट्रोनॉमर की जगह एस्ट्रोलॉगर लिखते हो, एस्ट्रोलॉगर की जगह एस्ट्रोनॉमर लिखते हो, तो इस हिसाब से भी आपसे एरर ढूंढना पड़ता है, क्योंकि आप स्मार्ट हो, गधे थोड़ी है। आपको पूछा जाएगा सिर्फ टेंस के बारे में, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे पूरा मीनिंग बदल जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, देखिए एक एक सेंटेंस, एक एक स्लाइड आप लोगों के लिए अलग अलग आपको बता रही है, ताकि आप अलग अलग सोच सकें। ये ऐसे नहीं बनता स्लाइड, हर बुक पलटना पड़ता है, उसमें फ़िल्टर करना पड़ता है, अलग अलग हम लोगों को उठाना पड़ता है, तब जाके ऐसा स्लाइड बनता है एकदम नेशनल फ्लैग की तरह। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एरोजन इज़ वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट्स इन वेरियस कंट्रीज़। यहाँ पे जो भी दिया गया है, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एरोजन इज़ वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट्स इन वेरियस कंट्रीज़ दिया है। इम्पोर्ट्स थोड़ी है, सीरियस इम्पोर्ट इन वेरियस कंट्रीज़। इम्पोर्ट का मीनिंग समझते हो यहाँ पे क्या दिया रहा है? सीरियस इम्पोर्ट। सीरियस इम्पोर्ट जो है इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे इम्पोर्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है उधर। तो जो भी प्रॉब्लम ऑफ सॉइल एरोजन इज़ वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्टेंस इन आर वेरियस कंट्रीज़। सो सीरियस इम्पोर्ट यानी इम्पोर्टेंस है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला नहीं है। देखिएगा इम्पोर्ट को किस हिसाब से यूज़ किया गया है। इट इज़ ए डेजर्ट प्लेस। अब बताइए, ये डेजर्ट थोड़ी है, ये आपको याद रखना है कि इट इज़ ए डेजर्टेड प्लेस। डेजर्ट वो होता है कि जैसे कि थार डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, ये आप कैसे सोच रहे हो, वो नहीं। इट इज़ ए डेजर्टेड प्लेस। ये वो जगह है जहाँ आपको पूरा छोड़ दिया गया, जैसे कि कोई हॉन्टेड प्लेस है, जैसे कि भूत घूम रहा है, वैसे जगह कोई जाने के लिए हिम्मत नहीं करते हैं, या कोई वहाँ पे दलदल है, तो ऐसी जगह को हम लोग डेजर्टेड कहते हैं। उनको अवॉइड कर दिया गया है, वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर मतलब ही नहीं जाने का, कोई मतलब ही नहीं। डेजर्टेड प्लेस है मतलब अबैंडन्ड कह सकते हो उसका मतलब। वी हैव बीन अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर टू ओपन 50 न्यू स्टोरीज बाय द एंडिंग ऑफ द ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस हिसाब से जरंड यानी ING फॉर्म होता है। वी हैव बीन अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर टू ओपन 50 न्यू स्टोरीज बाय द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे एंडिंग थोड़ी लिखा है, एंडिंग क्या होता है, वो एक जेरंड है। यहाँ एंड ऑफ द ईयर लिखना चाहिए। सो यहाँ पे यूज़ एंड इंस्टेड ऑफ एंडिंग, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे एंड की इस्तेमाल करिए एंडिंग की जगह, यही आप लोगों को समझना है। एंड ऑफ द ईयर को कहते हैं कि एंडिंग ऑफ द ईयर कहते हैं, बाय द एंडिंग ऑफ द ईयर थोड़ी ना कहते हैं, एंड ऑफ द ईयर कहते हैं। इसलिए बोलते हैं कभी कभी अंग्रेज़ी झाड़ो, तुम पागल लोग यहीं टिके रहोगे। अरे अंग्रेज़ी बनो थोड़ा सा, अंग्रेज़ी अगर सीखना है थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी बनना पड़ता है। ये सब फ्रेजल वर्ब से अगर आप अंग्रेज़ी यूज़ नहीं करोगे क्या आपको खाक समझ में आएगा? तो थोड़ा सा कोशिश करिए अंग्रेज़ बनने की, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी पालोगे कोई और, नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन जो भी है। बिल्डिंग बायोगैस प्लांट्स विल हेल्प टू reduce greenhouse gas emission by reducing the consuming of conventional fuels such as firewood and kerosene। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो इसमें दिया गया है आपको पता करनी है कि इसके अंदर जो भी दिया है। देखिएगा, बिल्डिंग बायोगैस प्लांट्स विल हेल्प टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स सच एज फायरवुड एंड केरोसिन। यहाँ पे दी कंजम्पशन क्यों लिखा है, कंज्यूमिंग क्यों नहीं लिखा है?
कंज्यूमिंग क्या है, एक वर्ब है, आईएनजी आ गई ना, जब एक बार आईएनजी आ जाता है वो क्या चीज़ है, वो ब्लडी वर्ब है यार, वो थोड़ी एडजेक्टिव बनेगा या नाउन बनेगा, नेगेटिव, दैट इज़ अ वर्ब। यहाँ पे आप लोगों को कंजम्पशन नाउन यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिएगा दी आ गया, उसके बाद दी के बाद क्या आता है, कोई भी नाउन आता है, प्रॉपर नाउन कुछ भी आता है, तो आपको कंजम्पशन ही लिखना है ना, नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ता है दी के बाद। ये आप याद रखिए, कंज्यूमिंग थोड़ी होता है, द कंजम्पशन होता है। नाउन डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल के बाद क्या आएगा, वर्ब थोड़ी लगा दोगे, नेगेटिव, आपको प्रोनाउन या नाउन देना पड़ता है, तब जाके द कंजम्पशन ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स करके लिखना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है ना, 4 बार देख लो, समझ में आ जाएगी। Alaripu is an invocatory items where the dancer offers salutation to the लॉर्ड दिया गया है, यहाँ सैल्यूट टू द लॉर्ड दिया गया है। सैल्यूट आर्मी पर्सनल के लिए होता है, ये सैल्यूटेशन थोड़ी ना होता है उन लोगों के लिए। जैसे कि आलारिपू क्या है, जब कोई डांस, आप भरतनाट्यम है या कुचिपुड़ी है, उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक आलारिपू करना पड़ता है। आलारिपू यानी थोड़ा सा एक स्टेप फॉर्म्स है, वो 4-5 स्टेप होते हैं, उसको ऐसे झुक के ऐसे करते हैं, देखिएगा आप प्रे करते हैं, वो सब चीज़ें आलारिपू है। ये दैट ऑफर्स, इट्स अ इन्वोकेटरी आइटम वेयर द डांसर ऑफर्स सैल्यूटेशन टू द लॉर्ड। कोई भी डांस शुरू करने के पहले वो एक सैल्यूटेशन देते हैं, सैल्यूट नहीं देते हैं, सैल्यूटेशन यानी एक प्रेयर किस्म का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। गधे की तरह थोड़ी जाके एग्ज़ाम में बैठोगे, थोड़ा बहुत सीखो। द फ्लाइट कुड नॉट लैंड एज़ पर शेड्यूल, जो फ्लाइट है एज़ पर शेड्यूल लैंड नहीं हो रहा है, बिकॉज द पायलट कुडंट सी द रन अवे ड्यू टू द पुअर विजिबिलिटी। अब देखिएगा मीनिंग किस हिसाब से चेंज हो रहा है। रन अवे मतलब भाग जाना, पायलट थोड़ी भाग गया। यहाँ पे द फ्लाइट कुड नॉट लैंड एज पर शेड्यूल बिकॉज द पायलट कुडंट सी, बाहर देख नहीं सकता वो, लैंड मतलब वो टेक अवे नहीं करने, कैसे टेक अवे करेगा, जब तक रनवे दिखाई देगा तभी तो टेक ऑफ करेगा। रनवे होता है वो, रन अवे नहीं होता। रन अवे यानी भाग जाना, रनवे यानी जहाँ पे रोड है, जहाँ पे टेक ऑफ करने के लिए वो रोड दिखाई नहीं दे रहा उसको। मेडिटेशन एनेबल्स अस टू अक्वायर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। यहाँ पे क्या आपको याद रखनी है, देखिएगा, मेडिटेशन एनेबल्स अस टू अक्वायर, ये पीस ऑफ एडवाइस होता है, यानी एक होता है पीस यानी छोटे छोटे टुकड़ा, PIECE यानी छोटे छोटे टुकड़ा। यहाँ पे क्या है, पीस है, PACE यानी यहाँ पे अक्वायर शांत है, शांत, एंड ट्रैंक्विलिटी यानी काम होता है। जो भी मेडिटेशन करते हो आपको क्या मिलता है, टू अक्वायर पीस यानी शांत, एंड ट्रैंक्विलिटी यानी कामनेस, ये मिलता है आप लोगों को मेडिटेशन करने से। अगला देखिएगा, द डेफिडेंट प्रेजेंटेड रिटन एविडेंस टू प्रूव दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द सीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द डेफिडेंट प्रेजेंटेड रिटन टेस्टिमोनी, जो भी गुनाह करते हैं, चाहे कोई मिस्टेक करते हैं ऑन जॉब्स में, उनको एक टेस्टिमोनी देना होता है टू प्रूव दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द सीन। सो एक एविडेंस थोड़ी ना होता है, वो टेस्टिमोनी देता है, अपना स्टेटमेंट देता है, उस स्टेटमेंट को हम लोग टेस्टिमोनी कहते हैं। सो यहाँ पे एविडेंस अलग चीज़ है, मतलब वो अलग ही करस्पॉन्डेंस होता है। टेस्टिमोनी जो होता है वो स्टेटमेंट होता है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ही मेट विथ ए फैटल एक्सीडेंट लास्ट फ्राइडे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ मीनिंग बहुत भयंकर चेंज होगा। ही मेट विथ ए फैटल एक्सीडेंट, उन्होंने, यहाँ मेट का मतलब होता है हैविंग सेक्स, मेट का मतलब होता है फेस्ड और अक्कर्ड। ही मेट विथ ए फैटल एक्सीडेंट कब, लास्ट फ्राइडे। यहाँ पे मेट कौन सा फॉर्म में है, मीट, मेट, मेट, V1 V2 V3। सो यहाँ पे V2 फॉर्म में है, यहाँ पे लास्ट फ्राइडे दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। तो आप लोगों को जब पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम देते हैं, सिंस एस्टरडे, इस सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। करेक्ट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम देते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्टली V2 फॉर्म देना होता है, दैट इज़ पास्ट सिंपल में। अगला देखिएगा, एज वन ऑफ द लीडर इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया दे ऑफर कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एज वन ऑफ द लीडिंग होता है, लीडर नहीं होता। लीडर क्या है, एज वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज
इंडिया दे ऑफर कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे आप लोगों को लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज, यहाँ पे एक फ्रेज शो कर रहा है। कौन सा? लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज। ये एक फ्रेज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, एक टर्मिनोलॉजी है। लीडर इंसान को कहते हैं, लीडिंग जो है एक जो भी कंपनी है उसको जो लीड कर रही है, ये वर्ब है दोस्तों। आफ्टर हर रिटायरिंग शी एस्टैब्लिश्ड मेनी इंस्टीट्यूशंस टू ट्रेन अंडर प्रिविलेज्ड बट टैलेंटेड चिल्ड्रन। यहाँ पे आप लोग याद करने वाली चीज़ क्या है? आफ्टर हर रिटायरमेंट आनी चाहिए। रिटायरिंग क्या है? ये वर्ब है। यहाँ पे हर रिटायरमेंट होता है, नाउन यूज़ करना होता है। शी एस्टैब्लिश्ड मेनी इंस्टीट्यूशंस टू ट्रेन अंडर प्रिविलेज्ड बट टैलेंटेड चिल्ड्रन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत ही काम आता है। रिटायरमेंट क्या है? नाउन है। अगला देखिएगा, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गेव देयर वर्डिक्ट ऑन द स्कैम। कैग आप जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं गेव देयर वर्डिक्ट ऑन द स्कैम। यहाँ पे गेव देयर की जगह क्या आएगा? हिज वर्डिक्ट ऑन द स्कैम आना ज़रूरी होता है। कैग जनरल जो भी कैग गेव हिज वर्डिक्ट ऑन द स्कैम, क्योंकि कंट्रोलर अलग है, ऑडिटर जनरल थोड़ी अलग है, सब एक ही है, तभी देर की जगह हिज आना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलर ऑडिटर किस में है? सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर वर्ब भी देना पड़ता है ना, तभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया काफ़ी। हर चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आराम से देखिए, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। द कैंपस ऑफ द स्कूल इज़ लार्जर दैन द कॉलेज। जो भी यहाँ पे दिया गया है, द कैंपस ऑफ द स्कूल इज़ लार्जर दैन दैट ऑफ द कॉलेज आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, कंपेरेटिव फॉर्म में दिया गया है, दैन दैट ऑफ यूज़ करनी चाहिए। उससे मतलब जो भी है दैन दैट ऑफ के साथ ही कंपैरेटिव होगी। सो दैन द कॉलेज थोड़ी आएगी, दैन दैट ऑफ द कॉलेज आना चाहिए। प्लीज़, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आपको टुगेदर ऐसे ही पढ़ना होता है। ईच हैज़ देयर ओन ग्रीवेंसेस टू गिव वॉइस टू। यहाँ पे हर एक इंसान को अपना प्रॉब्लम्स बताने का हक है। ईच हैज़ देयर ओन थोड़ी होगा, यहाँ पे जब ईच आ जाता है, हर एक इंसान को उसकी प्रॉब्लम, यहाँ मतलब उसकी अपनी मतलब उनकी अलग होता है, देर होता है। यहाँ पे क्या, ईच हैज़ हिज ओन ग्रीवेंसेस टू गिव वॉइस टू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस यहाँ पे देर की जगह क्या होना चाहिए? हिज आनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर स्लाइड आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। हियर कम्स सचिन whom they say is the best all-rounder India has ever। यहाँ पे here comes सचिन, whom थोड़ी आएगा, who they say, whom नहीं होता, whom पैसिव वॉइस में होता है, who होता है, who they say is the best all-rounder। ठीक है, अगला देखिएगा, whom do you believe him to be। whom do you believe to be आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे whom do you believe to be is enough, हिम टू बी नहीं आता। यहाँ पे हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, वो ज़रूरत नहीं है। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हिम है। तो यहाँ पे whom do you believe to be is the right one। तो देखिएगा किस हिसाब से यहाँ पे फ्रेम किया गया है। अगला देखिए, इफ़ आई वर हिम आई वुड पुट इन ऑल मनी इन द वेंचर। जहाँ पे इमेजिनेशन इस हिसाब से सेंटेंसेस होते हैं, अगर मैं वो होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता या प्रेसिडेंट होता, इमेजिनरी, इस तरह का सेंटेंसेस को इमेजिनरी सेंटेंसेस कहते हैं। इफ़ आई वर हिम आई वुड पुट इन ऑल मनी इन द वेंचर लिखा है, गलत है। इफ़ आई वर ही, अगर मैं वो होता, हिम थोड़ी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थोड़ी होता है यहाँ पे। और आप ये भी याद रखने वाली चीज़ है, इफ़ जहाँ आ गया वो इमेजिनरी होता है। इफ़ आई वर क्यों आया हुआ है, वॉज क्यों नहीं आया? आई सिंगुलर है ना, पर वर क्यों आया? क्योंकि इमेजिनरी में पक्का आपको वर आना ही पड़ेगा। इफ़ आई वर ही, सो आपको प्लूरल वर्ब देना पड़ता है। इफ़ आई वर ही आई वुड पुट इन ऑल मनी इन द वेंचर। ये आपको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए, बिटवीन यू एंड आई डू नॉट बिलीव हिम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था बिटवीन अगर आता है तो उसके बाद क्या आना चाहिए? एंड आनी चाहिए। बिटवीन यू
एंड, आई क्यों आया हुआ है यहाँ पे, बिटवीन यू एंड मी आना चाहिए, क्योंकि आई का पैसिव फॉर्म क्या है, यू का पैसिव फॉर्म जो है मी है, सॉरी आई का पैसिव फॉर्म एंड मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है। बिटवीन यू एंड मी आई डू नॉट बिलीव हिम, ये आपको बतानी है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देनी है। द बोर्ड इज लाइकली टू टेक इट्स टाइम टू एग्जामिन द फैक्ट्स बिफोर गिविंग देयर डिसीजन, जो भी बोर्ड है इज लाइकली टू टेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टेक इट्स टाइम टू एग्जामिन द फैक्ट्स बिफोर गिविंग इट्स डिसीजन। बोर्ड या पैनल होता है वो सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। बोर्ड में कोई भी काफ़ी लोग होते हैं, जैसे कि उस बोर्ड के अंदर वो एक सिंगुलर सेंस में यूज़ किया जाता है, तभी यहाँ पे जो भी बोर्ड है दैट इज़ लाइकली टू टेक इट्स टाइम टू एग्जामिन द फैक्ट्स बिफोर गिविंग इट्स डिसीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इट्स लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो बोर्ड जो है एक सिंगुलर फॉर्म में है। अगला, ऑन अकाउंट ऑफ इट न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स मोर कंपनीज आर प्लानिंग फॉर ओपन इट्स बिजनेस इन चाइना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन अकाउंट ऑफ इट न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स मोर कंपनीज आर प्लानिंग फॉर ओपन, इट्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा, देयर बिजनेस इन चाइना, क्योंकि यहाँ पे मोर कंपनीज आर प्लानिंग ना, सो यहाँ पे प्लूरल में है तो देयर कंपनीज आना ज़रूरी होता है। कीपिंग इन माइंड द राइवलरी बिटवीन विनोद एंड सचिन, द मैनेजर हैज़ असाइंड हिम टू 2 डिफरेंट टीम्स। सो यहाँ पे क्या दिया गया, मैनेजर हैज़ असाइंड देम आना चाहिए, क्योंकि विनोद और सचिन के बीच में ना, तो वहाँ पे सिंगुलर थोड़ी है, वो प्लूरल फॉर्म में है, तभी उनको 2 लोग है तो असाइंड देम आना चाहिए। जो भी मैनेजर है उनको वो काम दिया है, असाइंड देम टू 2 डिफरेंट टीम्स, क्योंकि वहाँ पे विनोद एंड दूसरा बंदा भी है, सचिन है। अगला देखिएगा, अदिति वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट, जो अदिति है was unable to support her parent even though both of them had no income of their own। so यहाँ पे अदिति was बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अदिति was unable to support her parents, यहाँ पे पेरेंट थोड़ी आएगा, पेरेंट्स आना ज़रूरी होता है। टू सपोर्ट हर पेरेंट्स इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन, सो यहाँ पे पेरेंट की जगह क्या आना चाहिए, पेरेंट्स आना चाहिए। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अलग अलग आपको वीडियोस देखने को मिलेगा, आप लोग गौर करिएगा। अगला देखिए, गौतम इज़ स्मार्टर एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना, यहाँ गौतम इज़ स्मार्टर नहीं होता, गौतम इज़ स्मार्टर एनफ कभी नहीं होता, स्मार्ट एनफ होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए, कंपैरेटिव में नहीं। गौतम इज स्मार्ट एनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस, ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए, पंकज सेड रिया इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आर कॉलेज, यहाँ पे क्या है, पंकज ने बोला है रिया इज़ द मोस्ट यूनिक दिया गया है, यहाँ जहाँ मोस्ट भी दिया और यूनिक भी दिया, ये गलत है। कभी भी आप मोस्ट और यूनिक दोनों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट जो है आप सुपरलेटिव फॉर्म में है, यहाँ पे यूनिक इटसेल्फ एक सुपरलेटिव फॉर्म है, तो मोस्ट एडिशनल हो जाएगा, वो आपको लिखनी नहीं है। सो आपको सिर्फ यहाँ पे यूनिक लिखना है, ड्रॉप मोस्ट बिकॉज यूनिक इटसेल्फ है सुपरलेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह का आपको आ सकते हैं कोई ना कोई, इनमें से तो पक्का आपको आना ही है, क्योंकि इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। दिस शर्ट इज़ ए कंपैरेटिवली बेटर दैन द टॉप, यहाँ पे देखिएगा बेटर दैन दैट वी सा इन कॉर्नर शॉप एस्टरडे, सो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिवली बेटर लिखा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऐसे लिखना पड़ता है, द शर्ट इज़ comparatively good than that we saw in corner shop yesterday, here use good in place of comparatively better, or use better like this shirt is better than that we saw in corner shop yesterday। so ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अगर आपको
कंपैरेटिव गुड लिखना है या बेटर लिखना है, ये निर्भर करता है आप पर। अगला देखिएगा, ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग, जो भी बुक्स है वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वाज द मोर इंटरेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे द आ गया ना, द कब आता है? डेफिनेट आर्टिकल तब यूज़ किया जाता है जब यहाँ पे मोस्ट आ गया। मोस्ट यानी क्या है? ये सुपरलेटिव फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुपरलेटिव फॉर्म में दी मोस्ट यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखनी है, द मोर नहीं होता है। सो इस हिसाब से भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस सेंटेंस के बाद क्या आएगा, दी के बाद सुपरलेटिव फॉर्म दैट इज़ मोस्ट आएगा। नाउअडेज वेदर इज़ गेटिंग मोर कोल्ड एंड कोल्डर, यहाँ पे नाउअडेज द वेदर इज़ गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोल्डर एंड कोल्डर 2 बार कंपैरेटिव फॉर्म में दिया गया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा किस हिसाब से इसमें कोल्डर एंड कोल्डर कंपैरिजन दिया गया है। कैन वी रिलाई ऑन दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, यहाँ पे डिपेंड, रिलाई यानी डिपेंड होता है। कैन वी रिलाई ऑन दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज़ की जगह लेटेस्ट न्यूज़, यानी यहाँ पे लेटेस्ट का मतलब होता है जो रिसेंटली हुआ है उसको रिसेंट कहते हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ कहते हैं। अगला देखिए, राहुल इज़ जूनियर दैन ईशा एंड रोहित इज़ ओल्डर दैन रिया। यहाँ पे राहुल इज़ जूनियर टू ईशा एंड रोहित इज़ ओल्डर दैन रिया। सो यहाँ पे आप लोग जूनियर दैन की जगह, जहाँ जूनियर होता है, सीनियर होता है, प्रायर होता है, ये सब के बाद जो है आपको टू आना चाहिए। जूनियर टू, इन्फीरियर टू, सीनियर टू, ये सब चीज़ें। राहुल इज़ जूनियर टू ईशा एंड रोहित इज़ ओल्डर दैन रिया, ये आपको याद रखिएगा। अगला देखिए, द मिलिटेंट्स एंटर्ड द पैलेस फ्रॉम द अटमोस्ट गेट विद गन्स हिडन इन देयर क्लॉथ्स। जो भी मिलिटेंट्स है, दे एंटर्ड द पैलेस फ्रॉम द अटमोस्ट नहीं होता, आउटर मोस्ट गेट होता है, बाहर का जो गेट है वहाँ से होता है, आउटर मोस्ट गेट विथ गन्स हिडन इन देयर क्लॉथ्स, ये याद रखिएगा। आउटर मोस्ट जो है रिप्लेस्ड इंस्टेड ऑफ अटमोस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाहर वाले गेट से। इट इज़ वेल नोन दैट मिस इंदिरा गांधी, सबको पता है मिस इंदिरा गांधी जो है यहाँ पे वॉज द फर्स्ट स्टेट्समैन ऑफ अ टाइम। सो यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट स्टेट्समैन की जगह फोरमोस्ट स्टेट्समैन, मैंने सबसे पहला, उसको हम लिखा गया है फोरमोस्ट। इट इज़ वेल नोन दैट मिस इंदिरा गांधी वॉज द फोरमोस्ट स्टेट्समैन ऑफ हर टाइम वॉज द करेक्ट। फोरमोस्ट यानी पहला, मेडन। पंकज डिड नथिंग बट कर्स्ड हिज फेट। यहाँ पे जो पंकज है उन्होंने क्या किया? डिड नथिंग बट कर्स्ड हिज फेस की जगह कर्स हिज फेस लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर्स आना ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, जब डू या डिड यूज़ किया जाता है, इवन डज भी यूज़ किया जाता है, उसके बाद जो फॉलो होगा वो कौन सा फॉर्म में होगा? लाइक डिड यू प्ले क्रिकेट, ये थोड़ी ना बोले डिड यू प्लेड क्रिकेट, नेगेटिव, डिड यू प्ले क्रिकेट। यहाँ प्ले जो है वो V1 है, आपको याद रखने वाली चीज़ है। प्लेड थोड़ी आएगा, प्लेड यानी आपको V3 फॉर्म है, आप V3 फॉर्म नहीं लिख सकते। डू डज डिड के साथ जो बाद में जो टेंस है, जैसे वर्ब आएगा, वो ऑलवेज V1 होगी, ये आप याद रखिए। डिड शी राइट, राइट होता है, रोट रिटर्न, डिड शी रिटर्न थोड़ी होता है, डिड शी राइट होता है। डस डस ही प्ले, डस ही राइट, डस ही किक। सो इस हिसाब से V1 फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना ज़रूरी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ इसको छोड़िएगा नहीं, हर चीज़ को आप याद रखिएगा। कंसिडर द प्रपोजल, आई एक्सेप्टेड इट। यहाँ पे कंसिडर द प्रपोजल की जगह कंसिडरिंग होता है, यहाँ कंसिडरिंग जो है, कंसिडरिंग द प्रपोजल एक नाउन है, यहाँ पे कंसिडर्ड जो है ईडी आ गया ना, यहाँ पे कंसिडरिंग आ गया। सर इसको आप वर्ब क्यों नहीं कह सकते हैं? आप ये भी कह सकते हो, कंसिडरिंग एक जेरेंड फॉर्म में है, ये आपको नाउन सेंस में, कंसिडरिंग द प्रपोजल जो है पूरा एक नाउन है। आई डाउट दैट सीमा विल नॉट टर्न अप, आई डाउट दैट सीमा विल नॉट टर्न अप नहीं होता, क्योंकि आई डाउट पहले डाउट कर रहा है वो नेगेटिव में है, विल नॉट टर्न अप
अगेन नेगेटिव हो गया, 2 बार नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा भाई, माइनस इंटू माइनस क्या है, प्लस है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आई डाउट दैट सीमा विल टर्न अप, ये आपको पॉजिटिव बन सकता है। टर्न अप यानी वो दिखाई देगी, वो मुझे नहीं लगता वो आएगी। आई डाउट दैट सीमा विल टर्न अप यानी वो आएगी। मोहित सा आई लाफिंग, गलत है, मोहित सा मी लाफिंग। मोहित जो है सा मी लाफिंग, यहाँ पे आई की जगह मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। मोहित क्या किया, ही सा मी लाफिंग। अगला देखिए, द हेन ले एग्स एस्टरडे, द हेन ले एग्स एस्टरडे। आपको याद रखना होगा अंडे देने को लेड कहते हैं। द हेन लेड एग्स एस्टरडे, ले इज रिप्लेस्ड बाय लेड। LIED अलग होता है, LIED यानी लाइडिंग यानी झूठ बोलना। वो फॉर्म देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गंभीर इज टाइड टू प्ले क्रिकेट। सो यहाँ पे टाइड जो है आल्स मतलब एकदम थक जाना। गंभीर इज टाइड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, थक जाना, टाइड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगला जो है, नीरज नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक एक्शन। नीरज हैज़ नेवर टेकन एंड विल नेवर टेक एक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीरज हैज़ नेवर टेकन एंड विल नेवर टेक एक्शन इज़ द बेस्ट वे ऑफ गिविंग दिस। यहाँ पे यूज़ ऑफ नेवर इज़ फॉलोड बाय द मेन वर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए, द कोर्टयार्ड इज़ इन्फेस्टेड बाय फ्लाइज। जो भी कोर्टयार्ड है, इट इज़ इन्फेस्टेड बाय व्हाट, फ्लाइज। यहाँ पे इन्फेस्टेड विथ फ्लाइज आना चाहिए, क्योंकि फ्लाइज विथ इन्फेस्टेड विथ व्हाट, विथ फ्लाइज, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस बाय विद द विथ। 30 किलोमीटर्स आर ए बिग डिस्टेंस। यहाँ पे जो दिया गया है 30 किलोमीटर्स जो है ईज है। यहाँ पे 30 किलोमीटर्स क्या दिया गया है, इट इज़ ए सिंगल, बिकॉज 30 दे दिया, एक नंबर आ गया। ऑर्डिनल एंड कार्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल यानी नंबर, कार्डिनल यानी फर्स्ट। यहाँ पे 30 जो है कार्डिनल दिया गया है, ये याद रखिएगा, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, इसको आप सर्च करिए, पता चल जाएगा। 30 किलोमीटर्स इज़ ए बिग डिस्टेंस, ये आप याद रखिए। यहाँ पे आर की जगह ईज़ आना चाहिए। आप यस सही करके इसका मतलब छोड़िए कि प्लूरल डाल दोगे पागल की तरह। अंग्रेज़ी है भाई, ये हिंदी नहीं है या कोई अदर लैंग्वेज नहीं है, अंग्रेज़ी है, इसको हम लोग समझना पड़ेगा, मार्क्स लेना पड़ेगा। ही वर्क्स एज इफ़ टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। वो ऐसा काम कर रहा है कि वो बस आखिरी दिन है, वो इतना काम कर रहा है वो। ही वर्क्स एज इफ़ टुडे वर द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सोच रहा है कि बस ख़त्म, सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है। एज इफ़ टुडे वर द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, वो इमेजिनरी है, वो सोच रहा है, तभी वो प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। अगला देखिए, द न्यूज़ आर बीइंग ब्रॉडकास्ट टू यू फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। जो भी न्यूज़ है, आर थोड़ी ना होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है ये न्यूज़, यानी ये न्यूज़ ईज़, जो भी न्यूज़ होता है हम लोग ईज़ बीइंग ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टेड थोड़ी होगा, ब्रॉडकास्ट V1 V2 V3 ऐसे फॉर्म रहता है। टू यू फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, ईज़ आएगा। अगला, आई शैल बी वॉचिंग टेलीविज़न फॉर 6 hours व्हेन यू रिटर्न। यहाँ क्या हो रहा है, आई शैल हैव बीन, यहाँ पे आई शैल बी की जगह आई शैल हैव बी, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, आई शैल हैव बीन वॉचिंग, BEN होना चाहिए, बीन वॉचिंग टेलीविज़न फॉर 6 hours व्हेन यू रिटर्न। मतलब वो तब से 6 घंटे से अभी तक देख ही रहा है वो, स्टिल इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 hours। तो वो चीज़ आप लोग याद रखना है, क्योंकि दिस सेंटेंस इज इन विच टेंस, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये आपको याद रखना है। either Johnny or I is responsible for the loss। यहाँ पे either Johnny or I am responsible for this loss। so overall यहाँ पे I am आना चाहिए, क्योंकि either is followed by what, or। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। द कंडोलेंस मैसेजेस रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ मिस गांधी स्पीक्स हाईली ऑफ हर ग्रेटनेस। यहाँ पे जो दिया गया है, कंडोलेंस मैसेजेस रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ मिस गांधी स्पीक, जो भी कंडोलेंस मैसेजेस है, मैसेजेस दिया है ना, यहाँ पे क्या है मैसेजेस,
ये प्लूरल वर्ब है, जो प्लूरल है, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, स्पीक आएगा, स्पीक्स आएगा। ये जो स्पीक है ये आपका क्या है, ये भाई ये आपका सिंगुलर वर्ब है। स्पीक्स जो है प्लूरल वर्ब है। जब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल में होता है, आपको क्या यूज़ करनी है, तब सिंगुलर वर्ब यूज़ करिए, दैट इज स्पीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द कंडोलेंस मैसेजेस, अगर मैसेज दिया जाए देन गांधी स्पीक्स है लिखना है। यहाँ मैसेजेस दिया है तो स्पीक। अब ये थोड़ी बोलेगा ही प्लेज, नो, ही प्लेड थोड़ी, ही प्ले थोड़ी बोलेगा, नहीं, ही प्लेज बोलेगा ना। सिंगुलर के साथ यस आ गया, दे प्ले आएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे स्पीक आना चाहिए क्योंकि द सब्जेक्ट जो है कंडोलेंस मैसेजेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझना इतना आसान नहीं है अंग्रेज़ी, थोड़ा सा अक्ल भी लगाना होता है। द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव बीन एंगेज्ड फॉर द इनॉग्रेशन फंक्शन। जो भी म्यूजिशियंस है, यहाँ पे म्यूजिशियंस जो है प्लूरल है, उसके बाद क्या भाई, हैव सही है ना, गलत है, यहाँ पे हैज़ यूज़ करना चाहिए क्योंकि क्या बताना चाह रहा है, टुगेदर बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। जो बैंड होता है वो भाई बैंड क्या है, उनके अंदर म्यूजिशियंस होते ही हैं। द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज़ बीन एंगेज्ड। इनको जो भी कलेक्टिव टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि आप जानते हैं फ्लीट, जहाज़ों का समूह होता है, इन सबको आप लोगों को सिंगुलर में ही यूज़ करना है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ट्रूप हो गया, और जैसे कि शॉल ऑफ फिशेस हो गया, ये सब सिंगुलर में आपको यूज़ करनी है। इसीलिए कलेक्टिव जितने भी दिया गया है, ट्रूप, शॉल ऑफ फिशेस, जो भी है कलेक्टिव नाउन्स के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना दिमाग में डाल लो या 10 बार लिख लो। जो भी कलेक्टिव नाउन आता है उसके बाद जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। अगला, 5 क्विंटल्स ऑफ वुडन कोल आर हिज एनुअल रिटायरमेंट। यहाँ पे दिया गया है 5 क्विंटल्स ऑफ वुडन कोल, आर की जगह यूज़ किया गया है क्योंकि हमने बोला था ऑर्डिनल क्या है, कार्डिनल क्या है। यहाँ पे ऑर्डिनल यानी नंबर्स होते हैं, जैसे कि 5 क्विंटल्स दे दिया ना, तो ऑफ वुडन कोल इज़ हिज एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द यूनिट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला एक बार चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में, आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आपकी बदकिस्मती है। चलिए अगला देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ड्रिंक वाइन दीज डेज। यहाँ पे जो दिया गया, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन की जगह यहाँ पे वन ऑफ द रिचेस्ट मेन आनी चाहिए क्योंकि मैन जो है सिंगुलर है, मेन जो है प्लूरल है। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, इतने लोगों में से, ड्रिंक वाइन दीज डेज, ये आप याद रखिएगा। रिचेस्ट मैन ड्रिंक वाइन दीज डेज, यहाँ पे आपको प्लूरल आना ही चाहिए, मेन आना ही चाहिए। द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वर प्रेजेंट देयर ऑन दिस स्पॉट। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, ये खुद ही एक ही आदमी है, वो मजिस्ट्रेट भी है, उसी को कलेक्टर भी कहते हैं। अगर अलग अलग डेफिनेट आर्टिकल दिया जाता, द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर वर प्रेजेंट आता। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ सिंगुलर डेफिनेट आर्टिकल दिया है, दैट इज़ द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर वाज प्रेजेंट देयर ऑन द स्पॉट। यहाँ पे एक के बारे में बता रहा है, इन सबको यूनिट में माना जाता है, यानी एक साथ एक ही माना जाता है। एग्जाम्पल आप देखिएगा, राइस एंड फिश, साथ में हॉर्स एंड कैरेज, जो खींचता है कैरेज कहते हैं उसको। ब्रेड एंड बटर, वो भी एक यूनिट है, एक सिंगुलर यूनिट में यूज़ किया जाता है उसको। अगला देखिए, आई स्केर्सली हैव एनफ सिल्क फॉर माई साड़ी। यहाँ पे आई स्केर्सली हैव नहीं होता, आई हैव स्केर्सली एनफ। जो यूज़ किया जाता है स्केर्सली एनफ, हार्डली एनफ, ये आपको यूज़ करनी है। आई हैव स्केर्सली एनफ सिल्क फॉर माई साड़ी, इस हिसाब से आपको टुगेदर यूज़ करनी है। बीच में कोई भी आप वर्ब या कुछ भी नहीं डाल सकते हो। देर आर नथिंग बट मिजरीज इन हर लाइफ, यहाँ पे देर आर की जगह देर इज़ आना चाहिए, देर इज़ नथिंग बट मिजरीज इन हर लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देर इज़ नथिंग बट मिजरीज इन लाइफ। अगला देखिए, द इन्फ्लेशन रेट राइज टू 10% लास्ट मंथ। सो यहाँ पे रेज जो मीनिंग दिया गया है काफ़ी अलग सेंस में बनता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, RISE होता है।
सॉरी, द इन्फ्लेशन रेट रोज टू 10% होता है। यहाँ पे राइज, RIAC राइज, V2 फॉर्म रोज राइजन आता है। इन्फ्लेशन जो है 10% लास्ट मंथ से बढ़ गया, जब लास्ट मंथ दे दिया तो आपको क्या लिखना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली इसको पास्ट फॉर्म में लिखनी चाहिए। द इन्फ्लेशन रेट रोज टू 10%, ये आपको पास्ट फॉर्म में यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि एस्टरडे हो गया, लास्ट मंथ हो गया, सब क्या है, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, आप याद रखिएगा। अगला, somebody informed the contractor that his brother had only died 5 days before। यहाँ पे याद रखिए, somebody informed the contractor that his brother had died only की जगह, यहाँ पे only died की जगह died only लिखना चाहिए। had died जो है, had आप जानते हैं, have मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे died जो है V3 फॉर्म है। had died only 5 days before, ये आपको यूज़ करनी चाहिए। she is very senior to me so I cannot defy her orders। यहाँ पे शी इज़ वेरी सीनियर की जगह आपको शी इज़ मच सीनियर टू मी सो आई कैनॉट डिफाई हर ऑर्डर्स आपको लिखना ही पड़ेगा। शी इज़ मच सीनियर टू मी, यहाँ पे देखिए वेरी सीनियर जो है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है और मच इज़ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है। ये आप लोग रखनी है, पॉजिटिव डिग्री क्या है और कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, ये अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आपकी सेंटेंस भी गड़बड़ हो जाता है। कुछ कुछ एडवांस लेवल के होते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ता है। हु कैन बिलीव दैट शी वॉज नॉट हार्डली हिट बाय द डेथ ऑफ हर सन। हु कैन बिलीव दैट शी वॉज नॉट हिट हार्ड, हार्डली हिट नहीं होता, हिट हार्ड बाय द डेथ ऑफ हर सन। कौन सोच सकता है, यूज़ हिट हार्ड इंस्टेड ऑफ हार्डली हिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शी वॉज नॉट हिट हार्ड बाय द डेथ ऑफ हर सन। अगला आप देखिए, ओनली बाय डिस्कसिंग विथ द ऑफिसर कंसर्न्ड दे फाउंड आउट द पर्सन बिहाइंड द फ्रॉड। सो हियर बाय डिस्कसिंग विद, ओनली विथ, यहाँ पे बाय डिस्कसिंग ओनली विद द ऑफिसर कंसर्न्ड दे फाउंड आउट द पर्सन बिहाइंड द फ्रॉड, ये आपको याद रखिएगा। यूज़ हिट हार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बाय डिस्कसिंग ओनली विद द ऑफिसर कंसर्न्ड दे फाउंड आउट द पर्सन बिहाइंड द फ्रॉड इज़ द राइट वे। अगला देखिएगा, the house is very good but too much small to accommodate the full family। the house is very good but much too small, यहाँ पे too much small नहीं होता, the house is very good but much too small, यहाँ पे too small आ गया, too followed by what, too followed by too, so followed by that, ये आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़नी है या आर्टिकल्स पढ़नी है, एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे मच टू को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले यूज़ करनी ज़रूरी होता है। वी आर कॉन्फिडेंशियल एनफ टू अर्न आर लाइवलीहुड बाय टॉयलिंग हार्डली। सो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वी आर कॉन्फिडेंशियल enough to earn our livelihood by toiling hardly की जगह hard होता है। सो यहाँ पे use hard instead of hardly, क्योंकि confidential enough to earn what, to earn our livelihood by toiling hard, यहाँ पे hard जो है पॉजिटिव फॉर्म में है, आपको वर्कआउट करनी ही पड़ेगा। he doesn't know to make friends so he is leading a lonely life। he doesn't know how to make friends so he is leading a lonely life। यहाँ पे आप लोगों को how यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। Sakshi was exorbitantly paid for how skillful she welcomed the visitors। Sakshi was exorbitantly paid for how skillfully she welcomed the visitors। यहाँ पे skillful की जगह स्किलफुली आना चाहिए, क्योंकि स्किलफुल एक एडजेक्टिव है जिसको दैट कैनॉट बी कैनॉट क्वालिफाई वर्ब, वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर सकती है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू बी काइंड इनफ टू ग्रांट हिम 7 days लीव। जो भी स्टूडेंट है रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू बी काइंड इनफ, इनफ काइंड नहीं होता है, यहाँ पे जो भी है काइंड इनफ यूज़ करना ज़रूरी होता है, एक सेंस है, काइंड इनफ ही यूज़ करना पड़ता है। He has been trying to persuade her for several months
but he has not still succeeded. देखिएगा, he has been trying to persuade her for several months but he has not yet succeeded. यहाँ जो still जो मीनिंग बन रहा है वो परफेक्ट पॉजिटिव फॉर्म होता है, अफर्मेटिव सेंस में होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म शो कर रहा है। वो ट्राई कर रहा है परस्यू करने के लिए पर वो फेल हो गया। सो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव फॉर्म में येट के यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला, वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड्स द मार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेयर डिड यू गो बिसाइड्स द बैंक। एल्स इज सुपरफ्लुअस, एल्स जो होता है वो सुपरफ्लुअस है, तभी द टर्म बिसाइड्स जो है ऑलरेडी गिवन इन द सेंटेंस। सो आपको ज़रूरत नहीं है, बिसाइड्स यानी एडिशन टू होता है। सो वेयर डिड यू गो बिसाइड्स द मार्क, बिसाइड्स द बैंक इज करेक्ट। Ram is working very hardly as the examinations are fast approaching. Ram is working very hard as the examinations are fast approaching. यहाँ पे very hard, hardly क्यों नहीं है, यहाँ पे very hard जो है यूज़ करना ज़रूरी होता है, hardly नहीं होता है, adjective थोड़ी है, verb है। यहाँ पे the guest picked up the child very affectionate and handed over to him the packet of sweets. The guest picked up the child very affectionately and handed over to him the packet of sweets. So affectionately आना चाहिए। आप देखिए इसको, आप adjective form में दिया गया है। We are confident that the steps we have taken to attract talented people and build a solid organization will ensure we remain profitably. यहाँ पे profitably की जगह profitable की इस्तेमाल करना चाहिए। We remain profitable is the correct way of using the sentence. So we are confident that the steps we have taken to attract talented people and build a solid organization will ensure we remain profitable. बहुत ही important है दोस्तों। Next, the lawyer told his client that he would represent him only if he pays up his fee. यहाँ पे जो भी lawyer told his client that he would represent him only if he pays की जगह paid आना चाहिए, क्योंकि told sense आ गया ना, उसको paid up his fee आना ज़रूरी होता है। यहाँ पे past tense में है तो past tense में ही करना होता है। I stopped at Aurangabad from which I make excursions to the Ajanta caves and the temple of at Ellora. यहाँ पे I stopped औरंगाबाद from where I made, ये make क्यों नहीं आ रहा है, made क्यों बन गया, क्योंकि stopped आ गया ना, ed है, मतलब past form में है। made excursions to the Ajanta caves and the temple at Ellora. So ये कुछ 75 सवाल आप लोगों के लिए काफ़ी अलग अलग कंडीशंस आपको देखने को मिला है। मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम इस अलग अलग किताबों से सेग्रीगेट करके हम आपको बताना जा रहे हैं, और आप लोग प्लीज़ इनको गौर करिए और इस पे आराम से आप लोग एक के बाद एक पार्ट्स आएगा उसको देखते जाइए, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और अगला पार्ट 2 में हम लोग दोबारा मिलेंगे। चलिए,